Good morning, children. Hope you all are doing fine. Continuing with our fifth chapter of history, that is the rise of the kingdom. आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द मगध किंगडम। तो जैसा कि हमने पहले नोटिस करा है कि 16 महाजनपदास में से नॉर्दर्न इंडिया में मगध राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट किंगडम के रूप में उभर के आया था। और क्या वजहें थी जिसकी वजह से मगध राज्य इतना पावरफुल बना। तो सबसे पहले हमने जाना था एम्बिशियस रूलर्स और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी कि महत्वाकांक्षी रूलर्स और उनके प्लान के बारे में। तो मगध में काफ़ी सारे महत्वाकांक्षी रूलर्स थे जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एम्बिशन करते थे या फिर चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनका किंगडम सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनके जो राज्य की जो सीमाएं हैं या फिर उनके जो लैंड एरियाज़ हैं वो भी बढ़ते चले जाएं। उसी बीच बिम्बिसारा ने अपनाया था प्लान मैट्रिमोनियल अलायंस का, यानी कि शादी के मेल या फिर शादी के द्वारा मित्रता करना, इस तरीके के अलायंस को या इस तरीके के प्लान को बिम्बिसारा ने अपनाया था। फिर हमने जाना रिच नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिच आयरन और रिसोर्सेज जो कि मगध में अवेलेबल था, जिसकी वजह से रूलर्स आसानी से अपना टूल्स एंड वेपन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार कर पाते थे, जिसकी मदद से इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर और व्यापार का भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ मगध राज्य में। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो लैंड अंडर फार्मिंग थी मगध राज्य में, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, और जिसकी वजह से मगध राज्य की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में थी। फिर हमने जाना था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अ किंगडम के बारे में। सबसे पहले द पोजीशन ऑफ अ किंग। किंगडम या फिर कोई भी राज्य को रूल किया जाता था या राज्य को रूल किया जाता था किंग के द्वारा, और किंग बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट थे और उन्हें बिल्कुल ट्रीट किया जाता था गॉड की तरह, भगवान की तरह। वो रहते थे लार्ज पैलेस में और उनके काफ़ी सारे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स भी थे। फिर हमने जाना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो किंग की मदद करने के लिए इन द सेंस वो अपने कामकाज को अच्छे से संभाल सके, एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स भी थे, पुरोहित थे, दामात्याज थे जिन्हें मिनिस्टर्स भी बोला जाता था, और ऑफिसर्स भी थे जो किंग की हमेशा मदद करते रहते थे ताकि वो राज्य के कामकाज को अच्छे से संभाल सकें। और जो हेडमैन ऑफ द विलेज, उन्हें बोला जाता था ग्रामीणी, वो भी मदद करते थे किंग को राज्य के कामकाज को संभालने के लिए। फिर हमने जाना लाइफ ड्यूरिंग मगधन एक्सीडेंसी। सबसे पहले हमने जाना विलेज के बारे में। तो ज़्यादातर लोग विलेज में रहा करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वैदिक एज में रहा करते थे, और प्रत्येक विलेज में एक हेडमैन हुआ करता था और विलेजर्स अपने प्रॉब्लम्स खुले आसमान के नीचे डिस्कस करते थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे, कोऑपरेट करते थे ताकि जो भी पब्लिक वर्क है वो भी आसानी से हो पाए, और विलेजेस भी कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ रोडवेज के द्वारा या फिर बोट्स के माध्यम से थ्रू रिवर्स। और हेडमैन जो कि एक लिंक के रूप में काम करते थे बिटवीन विलेजर्स और किंग के बीच। फिर हमने जाना ऑक्यूपेशंस के बारे में। तो फार्मिंग बहुत ही पॉपुलर ऑक्यूपेशन था, यानी कि लोगों की काम करने या फिर कामकाज करने के लिए फार्मिंग बहुत ही पॉपुलर था। बट इसके अलावा लोग डांसर्स भी थे, म्यूजिशियंस भी थे, वुड कटर्स, पेंटर्स, वो ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑक्यूपेशन, ये सारे कामकाज को भी संभालते थे और साथ में रहते थे। ऑक्यूपेशंस हेरिडिटी था, यानी कि वंश के रूप में चलता था, और गिल्ड्स यानी कि ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन ने फॉर्म किया था, श्रेणीज, वो भी एग्जिस्ट करते थे। अब हम जानेंगे ट्रेड के बारे में। तो कॉइन के इन्वेंशन के बाद जो हिस्ट्री थी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की या फिर व्यापार की, वो काफ़ी तरीके से बदल गई थी, और इन्वेंशन ऑफ कॉइन की वजह से बहुत आसानी से परचेज़ या फिर सेलिंग प्रोसेस ऑफ गुड्स काफ़ी ज़्यादा आसानी तरीके से हो पा रहा था, और काफ़ी
सारे जो सिटीज़ थे वो केंद्र बन गए थे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के। इंटरनल जो एक ही जगह में हो और एक्सटर्नल एक जगह से दूसरी जगह। तो उनमें से ताम्रलिप्ति, सुपीरिका कुछ इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स थे जहाँ से सी के द्वारा व्यापार का कामकाज किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या, पाटलिपुत्रा, काशी, चंपा, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट्स थे जहाँ पे रिवर के माध्यम से व्यापार का काम किया जाता था। और कॉइन्स की मदद से जो नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और कॉइन्स इस टाइम पे कच्चे पीसेस थे, क्रूड का मतलब कच्चे पीसेस थे सिल्वर और कॉपर के, जिसमें डिज़ाइन मार्क की गई थी उनके ऊपर। और मगध ट्रेडर्स के रिलेशंस भी थे वेस्टर्न एशिया और साउथ एशिया के साथ। सोसाइटी, तो सोसाइटी में 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और इन 4 के अलावा एक 5th ग्रुप भी था, वो अनटचेबल्स थे, यानी कि उनको टच नहीं किया जा सकता और उन्हें ट्रीट किया जाता था बुरे तरीके से, और उन्हें बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता था। और जो आर्टिशंस और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने लिए एक ग्रुप जिन्हें बोला जाता था श्रेणीज़ या फिर गिल्ड्स। और क्योंकि जो क्लोजनेस थी आर्टिशंस की आपस में, इसी की वजह से उन्हें एक और कास्ट के रूप में कंसिडर किया जाता था। और जो प्रोफेशन जो एक फादर अपनाता था वही प्रोफेशन उनके बेटे भी अपनाते थे। और कास्ट के जो लॉज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और जो लाइफ थी हायर क्लास की, वो डिवाइडेड थी 4 स्टेजेस में। सबसे पहला ब्रह्मचर्य यानी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। गृहस्थ, बीइंग अ हाउस होल्डर यानी कि घर बार संभालना। वानप्रस्थ यानी कि फॉरेस्ट में रहना, ध्यान करना, मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना। सन्यासिन, गुरु बनना। रिलीजन, तो वैदिक रिलीजन था काफ़ी सारे रीति रिवाज का और सैक्रिफाइसेस यानी कि त्याग का। सो जो कॉमन लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इन चीज़ों से। और उसी बीच जैनिज़्म और बुद्धिज़्म 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स के रूप में उभर के आए। फॉल ऑफ द मगधन किंगडम, कंबोजा, खंडारा इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों जगहों पे जीत हासिल करी थी फॉरेन रूलर्स ने। और इसकी वजह से जो एक सम्मान था मगध एम्पायर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ था, यानी कि चोट पहुंची थी मगध एम्पायर के सम्मान के ऊपर। और एक रीज़न जो उनके फॉल का था कि जो आखिर के जो रूलर्स थे मगध राज्य में, वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे पैसों के, अपने सुख के। तो ये भी एक कारण था। और वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लोगों पे इम्प्लीमेंट करते थे या फोर्स करते थे, जिनको वो पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से किंगडम अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक होते चला गया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से मगध राज्य में कैप्चर कर लिया था या फिर जीत हासिल कर दी थी। और जिसकी वजह से नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया गया था मौर्यन डायनेस्टी से इन अबाउट 322 BC। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि इन्वेंशन ऑफ कॉइन की वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। और इन्वेंशन ऑफ कॉइन की वजह से आसानी से परचेज़ या फिर सेल किया जा सकता था सामानों को। और यूज़ ऑफ कॉइन की मदद से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स की भी संख्या ज़्यादा बढ़ी। और कॉइन्स इस टाइम पे कच्चे टुकड़े थे सिल्वर और कॉपर के, जिनमें डिज़ाइन की मार्किंग करी गई थी। और मगध ट्रेडर्स के रिलेशंस भी थे वेस्टर्न एशिया और साउथ एशिया के साथ। सोसाइटी में हमने जाना कि उस टाइम पे 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्टिशंस और मर्चेंट्स ने
व्यापारियों ने ऑर्गेनाइज करी थी एक ग्रुप, जिन्हें बोला जाता था श्रेणीज या फिर गिल्ड्स। और जो लाइफ थी हायर क्लास की, उससे डिवाइड करा गया था 4 स्टेजेस में। सबसे पहला ब्रह्मचर्य यानी कि शिक्षा के लिए, गृहस्थ घर बार संभालने के लिए, वानप्रस्थ यानी कि फॉरेस्ट में रहना, ध्यान करना, सन्यासिन यानी कि गुरु बनना। फिर हमने जाना रिलीजन के बारे में। रिलीजन में हमने जाना कि वैदिक रिलीजन था काफ़ी सारे रीति रिवाजों का, त्याग का, तो जिसकी वजह से कॉमन जो लोग थे वो ज़्यादा डिससेटिस्फाइड खुश नहीं थे इन सारी चीज़ों से। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन के रूप में उभर के आए। फिर हमने जाना फॉल ऑफ द मगध किंगडम के बारे में। कंबोजा और खंडारा इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जीत हासिल करी थी फॉरेन रूलर्स ने। और एक रीज़न जो था मगध एम्पायर के फॉल होने का, वो था कि जो आखिर के जो रूलर्स थे मगध राज्य में, वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे ज़्यादा पैसों के लिए और अपने सुख के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट करते थे या फिर लगाते थे लोगों के ऊपर, जो लोगों को पसंद नहीं आता था। और वो इन टैक्सेस उन लोगों पे लगाते थे जो उनको पसंद नहीं आते थे, यानी कि रूलर्स को पसंद नहीं आते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे किंगडम अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा वीक बनता चला गया। और जिसमें स्कोप देख के, अपॉर्चुनिटी देखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर करी थी मगध किंगडम में। और जैसे कि नंदा डायनेस्टी, धीरे धीरे नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया गया था मौर्यन डायनेस्टी के साथ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. प्लीज़ go through this video. Thank you.